जी बेटा, तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे प्लेट्यूज। ये टोपोग्राफी का दूसरा टॉपिक, टोपोग्राफी वाला आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका दूसरा टॉपिक आ गया। लास्ट लेसन में हमने जो किया था वो थे माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, माउंटेन एरियाज को स्टडी किया था। आज हम प्लेट्यूज को स्टडी करेंगे। पाकिस्तान में दो मेजर प्लेट्यूज हैं, उनमें से एक है पोटोवा प्लेट्यू और दूसरा है बलोचिस्तान प्लेट्यू। पहले तो हम लोग इनकी लोकेशंस और एरियाज देखते हैं। पोटोवा प्लेट्यू जो है वो देखिए मैप में इस जगह पे है। ये ये इस्लामाबाद के साउथ में आता है तकरीबन, और ये इंडस रिवर जो है और रिवर झेलम जो है इनके दरमियान में पाया जाता है ये। ठीक है, ये पोटोवा प्लेट्यू है। और इसमें जो अहम सिटीज पाए जाते हैं उनके कुछ नाम भी मैंने इधर लिस्ट डाउन किए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, कालाबाग, मियांवाली वगैरह, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज पाए जाते हैं इस जगहों पे। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो हम लोगों ने प्लेट्यू स्टडी करना है वो है बलोचिस्तान प्लेट्यू। बलोचिस्तान प्लेट्यू ये बहुत बड़ा है एरिया के लिहाज से। ये पूरा बलोचिस्तान प्रोविंस ही तकरीबन इसमें आ जाता है। ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में पाकिस्तान में पाया जाता है। तो हम लोग इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम लोग पोटवार प्लेट्यू को स्टडी करते हैं। तो ये बाकी मैं पहले बल्कि रेज कर देता हूँ। ये देखें, हम लोग बिल्कुल वही जैसे हमने माउंटेन्स को पढ़ा था उसी तरह इसके भी हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पोटवार प्लेट्यू मींस के दिस रीजन, इसमें पहले हम लोग इसका रिलीफ स्टडी करेंगे, फिर इधर की लाइफ एंड इकोनॉमी को देखेंगे, फिर हम लोग इधर की प्रॉब्लम्स और फिर पोटेंशियल्स को स्टडी करेंगे। ये रिलीफ जो है उनको मैंने पहले से उसके कुछ बुलेट्स बना दिए। आप लोग ये इसको नोट कर लिया करें साथ साथ, और नोट किया करें, और साथ ये मैप जो है इसको ड्रॉ किया करें। मैप ड्रॉ करके उनको लेबल करने की कोशिश किया करें, चाहे वो इतने परफेक्ट ना भी हो तो आप लोगों को लर्निंग इंप्रूव होती है, उससे समझ ज्यादा आती हैं चीजें। तो ये देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इधर का रिलीफ कैसा है। रिलीफ मींस के लैंड फीचर्स, उधर के लैंड कैसी है। तो आमतौर पर पहले प्लेट्यू देखें। प्लेट्यू कहते हैं किसको, ये अनड्यूलेटिंग एक्सटेंसिव प्लेन्स होते हैं। मींस के थोड़े से ऊंचे होते हैं लेकिन रिलेटिवली माउंटेन्स की निस्बत ये प्लेन एरियाज होते हैं। और ये जो पोटोवा प्लेट्यू है उसको अगर हम देखें तो इसकी हाइट जो वेरी करती है बिटवीन 300 टू 1200 मीटर्स। 1200 मीटर्स तक ये जाती है इसकी हाइट जो है। ओवरऑल अगर हम इसकी टोपोग्राफी को या इसके रिलीफ को या लैंड फीचर्स को देखें तो इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जो कि बैड लैंड, डाइसेक्टेड लैंड या फॉल्ट लैंड कहा जाता है इसको। और इसकी वजह यह है कि इधर रेनफॉल और वाटर फ्लो की वजह से इधर काफी ज्यादा इरोजन होती है, बहुत ज्यादा। कुछ इधर सॉफ्ट रॉक्स पाई जाती हैं, हार्ड रॉक्स भी पाई जाती हैं, और जिसकी वजह से जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो इरोड होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से ये लैंड जो उसमें इरोजन की वजह से ये कटी फटी लैंड बन जाती है। इसके अलावा इसको फॉल्ट लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये फॉल्ट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो ओवरऑल इधर की टोपोग्राफी को हम लोग इन नामों से जानते हैं, बैड लैंड, डाइसेक्टेड लैंड या फॉल्ट लैंड कहते हैं इसको। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो इरोजन के बाद जो फीचर्स इधर हमें नजर आते हैं रिलीफ के, वो हैं एक तो रिजेस और रेजिड्यूल हिल्स हैं। रिजेस जो होते हैं ये माउंटेन लाइक फीचर होते हैं लेकिन ये उतने ऊंचे नहीं होते, इस तरह के छोटी छोटी एक सिलसिले होते हैं माउंटेन से लेकिन कम होते हैं। और रेजिड्यूल हिल्स मींस के बचे कुचे पहाड़, इरोजन की वजह से, डाइसेक्शन होने की वजह से उसके बाद जो पहाड़ इरोजन के बाद जो बच जाते हैं छोटे छोटे पहाड़, उनको रेजिड्यूल हिल्स कहते हैं। तो इधर हमें रिजेस और रेजिड्यूल हिल्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो इधर रिवाइंस हैं और स्मॉल रिवर्स हैं। रिवाइंस होती है कि जब लैंड जो होती है उसमें वाटर फ्लो होता है, इरोजन होती है, तो वो कुछ इस तरह के वाटर चैनल बन जाते हैं इरोजन की वजह से, अपना रास्ता खुद ही से बना लेता है पानी। तो ये इस तरह की रिवाइंस बन जाती हैं। छोटे छोटे रिवर्स भी हैं, जैसे कि स्वान रिवर आप कह सकते हैं, स्वान रिवर इधर मिलता है। ठीक है, और इसके बाद हमें ट्रफ और डिप्रेशन, ट्रफ थोड़ी ऊंची जगह थोड़ी लेवल हो जाती हैं, डिप्रेशन बड़े बड़े गड्ढे भी नजर आते हैं इसी लैंड के अंदर, छोटे छोटे या बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, मींस के ट्रफ्स और डिप्रेशन कहलाते हैं। ये चीजें मिलती हैं हमें उधर। उसके अलावा कुछ डीप रिवाइंस भी होती हैं। ये हमने पहले जो रिवाइंस पढ़ी वो इतनी गहरी नहीं है, तो डीप रिवाइंस वो होती हैं जहां पे ज्यादा सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, वहां पे ज्यादा इरोजन होती है, और ज्यादा इरोजन होने की वजह से ये जो रिवाइंस होती है मजीद गहरी हो जाती हैं, तो इनको डीप रिवाइंस कहते हैं हम। ठीक है, काफी गहरी हो जाती हैं। ये सारे उधर के रिलीफ थे जो हमें इधर पोटवार प्लेट्यू में मिलते हैं। ये उसका रिलीफ फीचर्स था।
हम लोग अब इसकी आगे लाइफ एंड इकोनॉमी देखते हैं। अच्छा तो बेटा मैंने ये देखिए लाइफ और इकोनॉमीज के कुछ बुलेट्स बनाए हैं, ये आप लोग देखें जरा, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको स्टडी करते हैं इधर की लाइफ और इकोनॉमी कैसी है। लाइफ के लिहाज से देखें तो ये रीजन जो है इसको थोड़ा, ये रीजन प्रोडक्टिव है जो कि हमने कल पढ़ा था माउंटेन रीजन्स की निस्बत, क्योंकि इधर रोड और रेलवे नेटवर्क्स जो है वो बेहतर है उधर से, और ये एरियाज ज्यादा एक्सेसिबल हैं, इधर काफी बड़ी सेटलमेंट्स भी हमें मिलती हैं, जैसे कि हमने शहरों के नाम पढ़े थे, तो इधर रिलेटिवली बेहतर या बड़ी सेटलमेंट्स हमें मिलती हैं। तो इधर मीन्स के लाइफ जो है वो पहले वाले रीजन जो कि कल हमने पढ़ा था लास्ट लेसन में माउंटेन से बेहतर है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पार्ट ऑफ लाइफ होती है, ये आपने याद रखना है। इसको लहदा इसलिए करता हूँ कि बाज दफा सिर्फ इकोनॉमी से पूछते हैं तो आप इकोनॉमी को एड्रेस कर सकें, और अगर ओवरऑल लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ऐड कर सकते हैं उसमें। अच्छा इधर देखें तो इधर हमने ये वाला जो पोटोवार प्लेट्यू है ये मिनरल रिच एरिया है, इधर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे सारे नॉन मेटल्स हैं, ज्यादातर इधर नॉन मेटल्स ही मिलती हैं। तो मिनरल जो पाए जाते हैं उनके कुछ के नाम भी मैंने लिख दिए, जैसे जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल, रॉक सॉल्ट वगैरह। तो माइनिंग एक्टिविटी इधर काफी पॉपुलर है, मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से माइनिंग होती है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज को देखें तो चूंकि इधर मिनरल्स पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, उन्हीं पे बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हमें मिलती हैं काफी सारी। तो ये देखें सीमेंट इंडस्ट्री इधर पाई जाती है क्योंकि इधर जिप्सम, लाइमस्टोन वगैरह अवेलेबल है अबंडेंटली। उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उसके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। ये इधर चूंकि ऑयल गैस वगैरह भी पाई जाती है तो इधर एक ऑयल रिफाइनरी भी है, अटक ऑयल रिफाइनरी। तो ये इस किस्म की इधर इंडस्ट्रीज भी मिलती हैं हमें। इधर फार्मिंग भी होती है, क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जगह पे कैनाल इरिगेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि ये लैंड थोड़ी अनइवन है, नहरें नहीं है, तो ज्यादातर ये बारानी मेथड से कल्टीवेशन करते हैं, मींस के रेन डायरेक्टली रेन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फार्मिंग में ये इस किस्म की क्रॉप्स जो है उगाते हैं जैसे कि व्हीट, मेज, बार्ले, ग्रैम्स वगैरह। तो इस तरह की ये फार्मिंग भी होती है इधर, ये उसके मुकाबले की तो नहीं इंडस प्लेन के, लेकिन फिर भी रिलेटिवली बेहतर है इन लोगों के लिए। अब हम लोग देखते हैं इधर की प्रॉब्लम्स। अच्छा तो बेटा ये देखिए मैंने कुछ बुलेट्स बनाए हैं, इनके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करते हैं इधर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इधर के पोटेंशियल्स क्या हैं। एक हमने जैसे पीछे इसका रिलीफ पढ़ा है, तो एक तो इसकी वही प्रॉब्लम है कि इसका रिलीफ जो है उसको इरोडेड लैंड है, इरोजन बहुत ज्यादा होती है, इस लैंड को डाइसेक्टेड या बैड लैंड कहा जाता है। इरोजन की वजह से बाद जगहों पे डिपोजिशन होती रहती है, बाद जगहों पे इरोजन, तो ये लैंड जो अनइवन सी नजर आती है। तो इस वजह से एक तो ये प्रॉब्लम है इन लोगों को, जो फ्लैट लैंड नहीं है, लेवल लैंड नहीं है, ज्यादा तर अनइवन सी मिलती है, जिससे जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में या कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इधर जो है वो इसी के अनइवन होने की वजह से इधर कैनाल इरिगेशन भी वैसे पॉपुलर नहीं है या पॉसिबल नहीं है, कैनाल डिग करके मुख्तलिफ एरियाज को नहीं, तो इस वजह से ये एरिया जो ज्यादातर बारानी रेन पे डिपेंडेंट है, और इस वजह से ये वैसे ही बड़े लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन नहीं होती जैसे कि इंडस प्लेन में होती है, तो इसका प्रॉब्लम ये भी है। लेकिन पोटेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एरिया भी काफी पोटेंशियल रखता है, हर एरिया के अपने अपने कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, एक नहीं तो किसी दूसरी चीज से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पोटेंशियल जो इधर सबसे बड़ा तो है माइनिंग का, इधर काफी ज्यादा ये मिनरल रिच एरिया है, बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट वगैरह हमने पढ़ा, ऑयल गैस वगैरह भी है इधर। तो ये इस वजह से इधर माइनिंग जो है पॉपुलर एक्टिविटी है, लेकिन अभी भी हमारे पास क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी है और मशीनरी वगैरह नहीं है, उसके अलावा वो रिसोर्सेज नहीं है फंडिंग के लिए, तो इस वजह से कई प्रोजेक्ट्स जो अभी तक वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन इधर दूसरा फायदा जो है वो इंडस्ट्रीज है, जो इधर पोटेंशियल है। अब इसी माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे हमने पहले पढ़ी, वो इंडस्ट्रीज इधर इंस्टॉल की जा सकती हैं, उनको अगर हम लोग मजीद साइंटिफिक और बेहतर ग्राउंड्स पे तैयार करें तो वही इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी लोकल डिमांड्स को भी पूरा करेंगी और इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट भी बनेंगी, और काफी सारी चीजें हमें इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेंगी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेंगी, बल्कि एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगी हमारे लिए। इसके अलावा टूरिज्म का भी पोटेंशियल, क्योंकि ये एरिया जो है काफी अपनी यूनिक टोपोग्राफी की वजह से बड़ा अट्रैक्टिव भी है, कई इधर अट्रैक्टिव प्लेसेस जैसे कलर कहार आप लोग अक्सर जाते हुए इस्लामाबाद रास्ते में अक्सर लोग रुकते हैं, इस तरह की कई और सीनिक ब्यूटीज इधर पाई जाती हैं, तो टूरिज्म को भी इधर प्रमोट किया जा सकता है, ये इस जगह के पोटेंशियल्स भी है।
अच्छा, तो अब हम लोग ये मैं रेज कर देता हूँ पोटोर प्लेट्यू, और हम लोग करते हैं बलोचिस्तान प्लेट्यू को। अच्छा, तो बेटा इसमें अब देखिए ये मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है इधर के रिलीफ को भी। लोकेशन जो है वो हमने पहले डिस्कस की थी, फिर से एक दफा देख लें। बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में पाया जाता है, और सबसे बड़ी ये टोपोग्राफी के लिहाज से सबसे बड़ा एक एरिया के लिहाज से फीचर है। सारा तकरीबन बलोचिस्तान जो है वो प्लेट्यू ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, उसमें आप देखें रिलीफ जो है, रिलीफ या लैंड फीचर्स, इधर हमें लैंड कैसी नजर आती है। तो आप देखें, एक तो ये प्लेट्यू है, थोड़ा सा एलिवेटेड जगह होती है, और इसकी लेकिन हाइट जो है वो वेरी करती है 600 से लेकर 3000 मीटर्स के इन बिटवीन। कहीं पे ट्रफ है, डिप्रेशन है, कहीं पे हाइट है, कहीं पे माउंटेन रेंजेस भी हैं। तो ये इसकी हाइट जो 600 से लेकर 3000 मीटर्स के दरमियान वेरी करती रहती है। दूसरा, हमें इधर आमतौर पर इरेगुलर डिप्रेशंस मिलते हैं, बड़े बड़े गड्ढे, कहीं पे ट्रफ से आ जाते हैं, कहीं पे डिप्रेशन आ जाते हैं, बड़ी बड़ी खाइयां भी नजर आती हैं। और फिर इसके अलावा इधर काफी सारी माउंटेन रेंजेस भी हैं। जैसे कल हमने माउंटेन्स पढ़े थे, तो उनमें से कई माउंटेन रेंजेस तो इसके अंदर यहाँ तक भी एक्सटेंडेड है। जैसे कि आप लोग उनको नाम भी इधर मेंशन कर सकते हैं। इस जगह पे चागी हिल्स है, सेंट्रल ब्राही हिल्स है, कीरथर रेंज है। इन माउंटेन रेंजेस को आप इधर मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर माउंटेन रेंजेस भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इधर स्मॉल रिवर्स भी हैं। इधर बड़े सोर्स ऑफ वाटर तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे दरिया पाए जाते हैं, जो कि इधर की इरिगेशन की या वाटर नीड्स को पूरा तो नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे रिवर्स पाए जाते हैं। जैसे इस जगह पे हब है, हिंगोल है, दश्त है, नेहंग है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे रिवर्स इधर मिलते हैं हमें बलोचिस्तान में भी, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं है फॉर इरिगेशन या डिफरेंट पर्पसेस ऑफ वाटर। एक और इधर का फीचर जो है वो है डिवाइड ऑफ वेजिटेशन। ज्यादातर इसके एरियाज जो हैं वो बैरन हैं, और ग्रीनरी हमें वेजिटेशन नजर नहीं आती। इसके अलावा देखा तो जाए तो इधर चूंकि जब पानी बारिश वगैरह आ जाए, कभी पानी फ्लड आ जाए, तो पानी को इकट्ठा करके कुछ लेक्स बन जाती हैं। उनको कहते हैं सॉल्ट लेक्स। सॉल्ट लेक्स वो टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती। वो लेक्स जो होती हैं, जब पानी वेपोरेट हो जाता है तो वो पीछे सॉल्ट छोड़ जाती है, फिर उसको सॉल्ट पैन कहते हैं। तो टेम्परेरी सी लेक्स भी बनते हैं, ये भी उधर का फीचर है। इधर कुछ डेजर्ट सैंडी एरियाज भी पाए जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा इधर खारान डेजर्ट है, जो कि हमने बिल्कुल पहले लेसन में पढ़ा था इसी चैप्टर को शुरू करने में। और इसके अलावा कई और सैंडी एरियाज भी हैं। एक इसका डोमिनेटेड फीचर है कोस्टल बेल्ट के। ये देखें, इसकी कोस्टल बेल्ट है जो कि अरेबियन सी को ज्वाइन करती है या बड़े इंडियन ओशन का को ज्वाइन करती है। तो इसके पास कोस्टल बेल्ट भी है, ये इसका रिलीफ है। इस तरह की हमें इधर लैंड नजर आती है। अच्छा, इसके हम लोग देखते हैं अब लाइफ एंड इकोनॉमी। अच्छा, तो बेटा इसकी लाइफ एंड इकोनॉमी के बुलेट्स मैंने लिखी है, ये देखें जरा, इसको हम इसके लिहाज से देखते हैं जरा। लाइफ अगर देखी जाए तो इस ये एरिया जो है आमतौर पर पाकिस्तान का जो है इसको बैकवर्ड माना जाता है। ये काफी पीछे रह गया बाकी ज्यादातर पाकिस्तान के हिस्सों से। तो इधर पॉपुलेशन जो वो भी कम है, बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स नहीं है इधर। चंद एक शहरों के अलावा कोयटा वगैरह, या ज्यादातर इधर एरियाज जो है वो लेस डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, बहुत कम पॉपुलेशन है। लोग आमतौर पर नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि वो भेड़ बकरियां पालते हैं, और दे कीप मूविंग इन सर्च ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन। ये सारी चीजें जो हैं इनको परमानेंट किसी जगह पे इनकी तलाश जो वो किसी परमानेंट जगह पे सेटल नहीं होते, और वो एक जगह से दूसरे परमानेंट हाउसेस नहीं बनाते, मूव करते रहते, इसी को नोमैडिक लाइफ कहते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इधर हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज भी वैसी बेहतर नहीं है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेज स्कूल या बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो इधर कम ही मिलते हैं। तो इस वजह से ये लोग बेचारे जो है इनको मूव भी करना पड़ता है, कराची या लाहौर पंजाब के कई एरियाज में आते हैं अपनी एजुकेशन या हेल्थ पर्पसेस के लिए। तो ये फैसिलिटीज भी इनको बेहतर नहीं है। और बाकी ये देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड और रेलवे नेटवर्क देखा जाए तो उसका सिस्टम भी इधर उतना डेवलप्ड नहीं है। क्योंकि रोड्स और रेलवे रेलवे नेटवर्क्स इतना बेहतर नहीं है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल भी आसान नहीं है। कई एरियाज जो हैं वो उनको बड़ा डिफिकल्ट है टू एक्सेस करना, या टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच आउट सम एरिया। तो ये चीजें इन जगहों पे पाई जाती हैं लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं। उसी तरह अगेन इकोनॉमी में देखें, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये फार्मिंग जो है ये भी करते हैं, लेकिन इधर चूंकि क्रॉप कैश क्रॉप फार्मिंग जो है वो नहीं पॉपुलर, बल्कि इधर लोग जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं वो उगा लेते हैं, और जिसकी वजह से इनको। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इनके इकोनॉमी पे। फार्मिंग जो है
फार्मिंग मीन्स के कैश क्रॉप्स वगैरह इधर नहीं कल्टीवेट होती वैसे, लेकिन ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ये आप अभी लिख भी लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ये उगाते हैं। फ्रूट्स में ज्यादातर जो है डेट्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, आलमंड, एप्रिकॉट, प्लम्स, पीचेस, मिलन वगैरह ये चीजें उगाते हैं ये लोग। वेजिटेबल्स वगैरह भी उगाते हैं, और इससे कई चीजें जो होती हैं ये अपने एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, इनको एक्सपोर्ट के काम में, लेकिन ये इतनी बड़ी स्केल पे नहीं होता। इन चीजों को मजीद बढ़ाया जा सकता है साइंटिफिक ग्राउंड्स पे अगर किया जाए तो। लाइव स्टॉक दूसरा इनका अर्निंग का सोर्स है। ये भेड़ बकरियां पालते हैं, उनकी वूल वगैरह जो होती है वो बेच लेते हैं, हाइड, स्किन वगैरह उनको बेच के ये गुजारा करते हैं। ये इनके लिए कुछ इनकम सोर्सेज हैं। उसके अलावा माइनिंग इधर एक बड़ी एक्टिविटी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी नजर आते हैं, जैसे कि रिकोडिक में सॉरी ये सैंडिक हो गया, कॉपर प्रोजेक्ट हो गया, रिकोडिक भी था लेकिन वो तो फ्लॉप हो गया। अच्छा, उसके बाद माइनिंग की इधर इधर मेटल्स भी बन पाई जाती हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, तो ये मिनरल रिच एरिया है। तो माइनिंग एक्टिविटी इधर है, जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। इसके अलावा फिशिंग है, क्योंकि इधर कोस्टल बेल्ट है इस प्लेट्यू के पास, तो ये लोग उस पे कई सी पोर्ट्स हैं, ग्वादर होगी, पसनी, जिवानी वगैरह, और वो सी पोर्ट्स पे फिशिंग करते हैं। लेकिन ये फिशिंग भी बड़े स्केल पे नहीं होती, कमर्शियल स्केल पे नहीं होती, अपनी जरूरत के मुताबिक ये सबसिस्टेंस फिशिंग करते हैं, क्योंकि इधर फैसिलिटीज नहीं है, वेल कनेक्टेड नहीं है टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और दूसरा इधर स्टोरेज कैपेसिटी या प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से फिशिंग बड़े स्केल पे नहीं होती, लेकिन सबसिस्टेंस या छोटी मोटे बेचने के लिए भी फिशिंग की जाती है इन जगहों पे। ओवरऑल चूंकि इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें वीक नजर आ रही है, तो इधर पर कैपिटा इनकम भी लो है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम है, तो ये उधर की इकोनॉमिक कुछ कंडीशंस है। अच्छा, तो बेटा इसकी प्रॉब्लम्स और पोटेंशियल्स को अगर हम जो स्टडी करें, तो ये मैंने कुछ बुलेट्स बनाएंगे, नोट कर लें आप लोग। इसके प्रॉब्लम्स को पहले देखते हैं। हमने जैसे कि इसका रिलीफ पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा ज्यादातर लैंड जो बैरन है, कल्टीवेबल नहीं है, और इस वजह से इधर कैश क्रॉप्स और दूसरी डेवलपमेंट जो वो मुश्किल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी बैकवर्ड होने का, बैरन लैंड जो है। दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इधर है वो है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है ज्यादातर एरियाज में, पानी नहीं है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, दूसरे प्रोजेक्ट्स और लिविंग भी मुश्किल हो जाती है उस वजह से। तो पानी जो है एक बेसिक नेसेसिटीज में से है, तो ये भी एक उधर की प्रॉब्लम है। उसके अलावा देखा जाए तो इधर डेवलपमेंट भी नहीं की गई हुई, रोड और रेलवे नेटवर्क जो वो भी, उसका नेटवर्क भी बहुत पुअर है, काफी सारे एरियाज जो उनको एक्सेस करना मुश्किल है, या बड़े लॉन्ग रूट से उनको एक्सेस किया जाता है। तो रोड और रेलवे नेटवर्क अगर सबसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया जाए, तो वो एरियाज एक्सेसिबल होते हैं। फिर उस जगह पे कोई लिविंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है, कल्टीवेशन शुरू कर दें या इंडस्ट्री छोटी मोटी लगाएं, और आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पुअर है इस जगह। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इस जगह पे पुअर रहती है, उसके कई रीजंस हैं, हम लोग इसकी डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इधर है, कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इधर, वो ऑपरेट करते हैं, ज्यादातर आर्मी जो वो कंट्रोल कर रही है कई जगहों को। तो इस वजह से ये जगह जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी इधर लिविंग मुश्किल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी मुश्किल है। उसके अलावा जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इधर डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज, पानी की कमी है, इन चीजों से मिलकर ओवरऑल इधर जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जो इधर से या तो दूसरे प्रोविंसेस में मूव करना चाहेंगे, तो दूसरे प्रोविंसेस से इधर आना कम ही पसंद करते हैं लोग। तो ये इधर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस के वो एस्पेक्ट इसके जिनको अगर एक्सप्लॉइट किया जाए, टैप किया जाए, तो इसकी प्रॉस्पेरिटी, इसकी डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे माइनिंग है। ये चूंकि मिनरल रिच एरिया है, अगर इधर लैंड बैरन है, तो अल्लाह ताला ने इस जगह को बेशुमार मिनरल से नवाजा हुआ है। तो कई मिनरल्स हैं जो इधर से टैप किए जा सकते हैं। कॉपर जो कि महंगी किस्म की मेटल्स हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा इधर कोल है, कई और मिनरल्स हैं पाए जाते हैं जिनको निकाला जा सकता है। और ये एक्टिविटी जो है इधर इंडस्ट्री को भी इनकरेज करेगी, एक्सपोर्ट तक भी लेके जाया जा सकता है इन चीजों को, फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा इन चीजों से, लोकल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यूज क्रिएट होते हैं इन चीजों से। तो ये सब चीजें जो है इसकी प्रॉस्पेरिटी में रोल प्ले कर सकती हैं। दूसरा है लाइफ स्टॉक। इधर लोग जो है नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं, भेड़ बकरियां लेके फिरते रहते हैं। तो अगर इन्हीं चीजों को हम लोग गवर्नमेंट असिस्ट करे अगर इन लोगों को, तो ये साइंटिफिक ग्राउंड पे अच्छी ब्रीड्स को रैंचेस बना के बड़े बड़े,
और प्रॉपर ब्रीड जो उनको रेस किया जाए, तो ये लाइफ स्टॉक को बड़े कमर्शियल स्केल पे रेस किया जा सकता है। और ये चीजें जो है लोकल लोगों के लिए इनकम का भी सोर्स बनेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सपेडाइट करेंगी ये चीजें, और इनका रॉ मटेरियल जो दूसरी इंडस्ट्रीज को इनकरेज करेगा, जैसे हाइड, वूल, स्किन वगैरह जो है, और वो एक्सपोर्ट के काबिल भी बन सकती है, इंडस्ट्रीज भी लग सकती है। तीसरा जो है फिशिंग है, क्योंकि इसके पास कोस्टल बेल्ट है। कोस्टल बेल्ट जो उधर अगर उनको वेल कनेक्ट कर दिया जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, उधर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज दी जाए, जैसे आइस फैक्ट्री, स्टोरेज वेयर हाउसेज वगैरह बन जाए, तो इधर फिशिंग जो बड़े स्केल पे या कमर्शियल पे की जा सकती है। और इसको हम लोग एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो फार्मिंग थी, चलो उसको बाद में डिस्कस भी करते हैं। फिशिंग जो है ये बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी या इधर के लोगों की प्रॉस्पेरिटी। तीसरा जो ट्रेड से पहले बल्कि फार्मिंग करते हैं, हमने जैसे पढ़ा कि इधर पीछे हमने डिस्कस अभी किया था कि फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको भी अगर प्रॉपरली साइंटिफिक ग्राउंड्स पे कमर्शियल स्केल पे रेस किया जाए, तो वो पहले भी एक्सपोर्ट, ये फिश वगैरह या ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं, इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है इधर से मिडिल ईस्ट में, लेकिन उसको बड़े स्केल पे ले जाया जा सकता है, मजीद उसको इनहेंस किया जा सकता है। तो ये फार्मिंग भी इधर का पोटेंशियल बन सकती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल जो नियर फ्यूचर हमें नजर आ रहा है वो है इधर का ट्रेड, क्योंकि इधर ग्वादर पोर्ट है जो कि एक नेचुरली डीप सी पोर्ट थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब सी पैक प्रोजेक्ट्स के अंडर इसको कनेक्ट किया जा रहा है बाकी टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ये इधर से पंजाब पास से जो कराकरम हाईवे आती है, हमारी मोटरवे को ज्वाइन करती है, तो उसका एक वेस्टर्न रूट जो वो इधर तक आएगा। इसके अलावा ईस्टर्न रूट से कराची, और फिर कराची के साथ कोस्टल बेल्ट से, कोस्टल हाईवे से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये वेल कनेक्ट जब हो जाएगी टू द अदर पार्ट ऑफ कंट्री, तो कई इन्वेस्टर्स इधर आ जाएंगे, इधर आके इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लोकल जॉब क्रिएट होंगी लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्रिएट होगा, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हम लोगों को कई चीजें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेंगी, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। और ये ट्रेड जो है इधर के एरियाज जो हैं, इधर फिर मेगा प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करेंगी, कई फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पसंद करेंगे, बजाय वो चाइना में बैठ के बनाने की, वो कई तो इधर आके बनाना भी पसंद करेंगे, लोकल जो इन्वेस्टर्स है वो आके इधर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, तो एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। इससे लोकल लोग कुछ खाइफ भी नजर आते हैं, डरते हैं कि वो समझते हैं कि बाहर से आकर लोग जो वो इनके सारी लैंड चीजों पे कब्जा कर देंगे, तो ये उनके कुछ ट्रू कंसर्न्स हैं जिनको गवर्नमेंट को प्रॉपरली एड्रेस भी करना चाहिए। इसके अलावा ये चीजें जो हैं इधर के प्रोजेक्ट्स इधर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इम्प्रूव करेंगी, और इन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस रीजन के लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगा इंशाल्लाह। और सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं, बाकी पूरे पाकिस्तान, और पूरे पाकिस्तान से भी अगर आगे जाए तो पूरे रीजन के लिए ये एक ट्रेडिंग हब बन सकता है। और इसके अलावा इस रीजन में प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, इंटीग्रेशन बढ़ाएगा, इंटरडिपेंडेंस बढ़ाएगा, पीस भी आएगा इस चीजों से इंशाल्लाह, और ये सब चीजें पॉसिबल हैं। और ये सब जो है इधर के पोटेंशियल थे। तो ये था आपका आज का लेसन। इसको आप लोग, लेसन को मैं अपलोड भी कर दूंगा, उधर से भी आप लोग देख के इसको बुलेट्स को नोट करें, और बुक से रीड भी किया करें। और इसके अलावा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जो प्रैक्टिस बुक आपको दी है या पास पेपर्स ले लें, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आपको मिले उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। चलें अब मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।